हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की जो पुस्तक है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम वेरियस चैप्टर को देखेंगे। तो अभी ये लिस्ट है चैप्टर की, कौन कौन से इस पुस्तक में चैप्टर है उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इससे पहले कि हमने जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और जो 12th क्लास की दो एनसीईआरटी है, पहली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, यानी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, क्वार्नरी, ये सारी एक्टिविटीज देखी थी प्राथमिक से लेकर पंचम क्रियाकलाप तक। उसी प्रकार से जो सेकंड एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल से देखा था। उसमें हमने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में देखा और इंडिया का जो ट्रेड पैटर्न है उसके बारे में देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। उसी प्रकार से जो ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। तो मेक श्योर कि आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज है, ये तीन पुस्तक, उनका कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। और ये इनकी प्ले लिस्ट आपको जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस पता है। जो फैक्चुअल चीज़ें होती है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। चाहे वो लैब असिस्टेंट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक हो, बीच में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो भी टॉपिक है उनमें ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th की पुस्तक को डिस्कशन शुरू करेंगे। और इसमें हम शुरुआत में बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जो विषय सूची है इस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर है। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, ठीक है। इसके कौन कौन से पैरामीटर थे, कौन सी डायमेंशन है इसकी, कितने पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से सेकंड है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तीसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और चौथा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो ये सारी चीज़ें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पृथ्वी का, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ। प्रेजेंट टाइम में हम जो लैंड टोपोग्राफी और जो जीव जंतु और पेड़ पौधे देखते हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर है, सियाल, सीमा, निफे जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, और उसमें को कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं, ठीक है, जैसे गुटेनबर्ग है, रेपेटी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। उसी प्रकार से महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। तो इसमें हम बेसिकली एक दो तीन थ्योरीज पढ़ेंगे, जो महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नितल प्रसार और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये तीन थ्योरी पढ़ेंगे। और उसी प्रकार से जो प्रेजेंट टाइम में जो मेजर और माइनर प्लेटें हैं वर्ल्ड की, उनके बारे में देखेंगे अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने पांचवा नंबर चैप्टर पढ़ना है जिसमें खनिज एवं सेल पढ़ेंगे, यानी जो मिनरल्स एंड जो रॉक्स है वेरियस, उनके बारे में, भू आकृति की प्रक्रियाओं के बारे में। और उसके बाद में भू आकृति तथा उनका विकास, यानी कौन कौन से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है और कौन कौन से एजेंट है इरोजन के, डिपोजिशन के, ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 है, उसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, यानी वायुमंडल का संगठन क्या है, संरचना कैसी है, यानी इसका कॉम्पोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हम सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के बारे में होगा, जो ट्राई सेलुलर मॉडल है। उसी प्रकार से जो जेट स्ट्रीम्स है और जो वेदर फिनोमिना है, फॉर एग्जांपल इंडियन मानसून के बारे में है, तो वर्ल्ड में ऐसा कौन कौन सा वेदर फिनोमिना है, वो कोपेन के क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। और वायुमंडल में जल, ठीक है। अब जल ह्यूमिडिटी के बारे में देखेंगे, जो जल चक्र है हमारा, जैसे पहले वाष्पीकरण होता है, यानी इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के जस्ट बाद में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद में रेनफॉल होता है, रन ऑफ होता है, तो ये चीज़ें। उसी प्रकार से विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में देखेंगे, यानी जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है, यानी कोपेन का क्लाइमेट है क्लासिफिकेशन बेसिकली
एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, तो हम उसको ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो इकाई 5 है वो महासागरों के बारे में है, जिसमें महासागरीय जल के बारे में, यानी जो अर्थ की सरफेस पे जल का वितरण है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल महासागर है, जो खाड़ियाँ है, जो जो कोस्टल जो बे है, गल्फ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और महासागरीय जल संचलन यानी जो जल का मूवमेंट है, जो जल की जो धाराएं हैं उनके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट हम जो यूनिट 6 है उसमें पृथ्वी पर जीवन के बारे में देखेंगे, यानी जो बायोटिक और जो एबायोटिक रीजन है उनके बारे में देखेंगे, यानी फैक्टर के बारे में, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण। इसमें कुछ जो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दे रखी है, जैसे कोई इंटरनेशनल सम्मेलन यानी जो कॉन्फ्रेंस हो गई हो, ठीक है, या फिर कोई इंडेक्स हो, और कोई ऐसे जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पुस्तक का चैप्टर नंबर पहला, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज। तो इसमें बेसिकली भूगोल एक विषय के रूप में, यानी जो जियोग्राफी है, अब ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम लगभग आने वाले कुछ दिनों में इस पुस्तक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाले हैं, क्योंकि जो फिजिकल जियोग्राफी है, जब तक अर्थ का एनवायरनमेंट, अर्थ की सरफेस और अर्थ का जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन है, कैसे मूवमेंट करती है चीज़ें, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, उसी प्रकार से जो डेल्टा कैसे बनते हैं, मियांडर लेक जो गोकुल झीलें कैसे बनती हैं, मियांडर कैसे बनते हैं नदी में, ठीक है। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक जनरल वे में समझ में नहीं आती, तब तक जो जियोग्राफी का जो मेजर पोर्शन है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसको इंटरेस्टिंग वे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो भूगोल एक विषय के रूप में रहेगा, यानी चैप्टर फर्स्ट रहेगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इकाई का विवरण ये है कि भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में, और भूगोल की शाखाएं क्या है, मतलब ब्रांचेज कौन कौन सी है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं क्या है, ठीक है। बेसिकली हम भौतिक भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस पुस्तक में। तो हम भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी शाखाएं पढ़ेंगे, हम ब्रांचेज पढ़ेंगे जियोग्राफी की, तो उसमें हम मैं वापस बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी जो ह्यूमन जियोग्राफी में चीज़ें थी वो डिस्कस की। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें बताएंगे, मतलब इस चैप्टर में। एक तो जो फिजिकल जियोग्राफी है, ठीक है, उसकी कितनी ब्रांचेज है, उसी प्रकार से जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसकी कितनी ब्रांचें हैं, और आपस में ये कहाँ पे लिंक कर रही है, और आपस में कहाँ पे लिंक कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे है कि भूगोल एक विषय के रूप में, यानी जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में क्या होगा, ठीक है। ये अभी इसके बाद में जो बुक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो लैंड सरफेस है, उस पे जो सॉइल है, मृदा है, फॉर एग्जांपल मृदा है, उसका मृदा का क्या पैटर्न है डेवलपमेंट का, और उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले, ये बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो ये है। विश्व एवं इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं, ठीक है। भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे, तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर क्रियात्मक संबंध के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जो ह्यूमन और फिजिकल जियोग्राफी का जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बेसिक चीज़ें। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, यानी भूगोल ऐसी क्या चीज़ है भूगोल में जो हमें पढ़नी जरूरी है, ठीक है। हम धरातल पर रहते हैं, बेसिक चीज़ है। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है, ठीक है। यानी जो हमारी लाइफ है, और हम जिस लोकेशन पर रहते हैं, उन उस लोकेशन की वजह से, उस लैंड सरफेस की टोपोग्राफी की वजह से प्रभावित रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर हैं, यानी हम जीवन निर्वाह करते हैं तो आसपास का संसाधन, चाहे खेती हो, चाहे कोई खनन कार्य हो, या चाहे कोई पेड़ पौधे जीव जंतु से संबंधित हो, पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार से आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर
आश्रित होता था, यानी पशुओं को मार के उनका मांस खाता था, या फिर खाद्य पदार्थों खाद्य पौधों पर आश्रित रहता था, कंदमूल खा लिया या फल फूल ये सारी चीजें खा ली। ठीक है। समय बीतने के साथ हम तकनीकी का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों यथा यानी भूमि मृदा जल उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन करना प्रारंभ किया। यानी जब हमने प्रीवियस सेशन में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था कि जो नवपाषाण काल था, ठीक है, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड था, उसमें ह्यूमन ने खेती करना प्रारंभ किया, यानी 8000 बीसी, आज से लगभग 10,000 साल पहले। ठीक है। तो उस समय ह्यूमन ने खेती करना प्रारंभ किया। नियोलिथिक पीरियड से पहले ह्यूमन एक दूसरी जगह पर घूमता था, भटकता था। ठीक है। तो जैसा कुछ भी कोई भी चीज मिली खा ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चरल जो रिवोल्यूशन हुआ नियोलिथिक पीरियड में, तो उसके बाद में ह्यूमन ने एक स्थायी तौर पर रहना शुरू किया, एक निश्चित लैंड पर खेती करता था, और उनका जो आउटपुट आता था यानी खेती में जो प्रोडक्शन होता था उसको वो कंज्यूम करता था। और धीरे धीरे जो पशु थे उनको पालतू बनाया, जैसे गाय है या दूसरे पशु है। ठीक है। तो गाय जो दूध दही घी के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे पशुओं को एक दूसरे स्थान पर जो परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उसने डेवलप की थी। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया, यानी गर्मी में हम अलग चीजें खाते हैं, सर्दी में हम अलग चीजें खाते हैं। ठीक है। यह तो वह है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। यानी हर एक चीज अलग है। जैसे प्राकृतिक संसाधन का आधार अलग है, कुछ धात्विक खनिज होते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं। तकनीकी विकास अलग अलग है। ठीक है। उसी प्रकार से तकनीकी विकास इन द सेंस दैट यूएस है मोर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया इन टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन एडवांसनेस। भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल है, उसका परिसरण सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई जियोग्राफिकल लैंड है और वहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, दो रिलीजन के लोग रह रहे हैं। ठीक है। रिलीजन ए और रिलीजन बी। ठीक है। तो उनकी कस्टम्स और ट्रेडिशंस और जो वैल्यूज है वो अलग अलग रहेगी। उसी संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार खान पान होगा। ठीक है। उसी के अनुसार पहनावा होगा। तो ये सारी चीजें विभिन्नता होती है, मतलब लैंड सरफेस पे जितनी डाइवर्सिटी लैंड सरफेस की है, उससे ज्यादा या उतनी ही जो डाइवर्सिटी है वो ह्यूमन की है, ह्यूमन कल्चर की है, ह्यूमन सोसाइटी की है, ह्यूमन आइडियाज वैल्यूज इनकी है। ठीक है? भूगोल के एक विषय के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझाने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को अ, उत्पन्न करने वाले कारकों को खोज करने में क्षमता प्रदान करती है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी निश्चित जो अर्बनाइज एरिया है, सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली में क्या है कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे 10 साल के लिए कोई एक फैमिली आई और वो यहाँ से अब दूसरी जगह माइग्रेट कर गई। ठीक है। तो माइग्रेशन का कारण क्या था, हो सकता है वो सर्विस कर रहे थे और उनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो वो दूसरी जगह पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है। सिखिज्म में बिलीव करते थे और उनसे बिलोंग करते थे। ठीक है। लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसकी जगह वापस कोई एक और फैमिली आई है, वो जैनिज्म या बौद्धिज्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है। तो जो ये विविधता है, इसका प्रोसेस क्या है, हो सकता है कि जो पहले फैमिली थी, जो सिख धर्म से संबंधित फैमिली थी, उसको हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। ठीक है। और लैंड जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया हो, या कोई दूसरा रीजन हो एक्स वाई जेड, उसकी वजह से वो माइग्रेट कर गई हो। तो उसी प्रकार से जो जैन या बौद्ध धर्म से जो फैमिली है वो रहने के लिए आई है, तो उसकी कंटिन्यू हो सकता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हो। तो उनके जो विविधता का जो मूवमेंट का पैटर्न है वो अलग अलग रह सकता है, लेकिन जो मूवमेंट है उसको हम माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। उसी प्रकार से इससे आप में मानचित्र के परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। यानी हम जो ग्लोब है उसको जो अक्षांश देशांतर क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो मेजरमेंट पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में, वो सारी चीजें। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक, मानचित्र कला
यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने में योग्यता से लैस है। पहले हम क्या करते थे, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम कुछ ऐसे जो ट्रेडिशनल वे थे उनको फॉलो करते थे। जैसे हम एंशियंट ग्रीक और रोमन जो जियोग्राफर्स है उनको पढ़ते हैं, हिस्टोरियन है उनको पढ़ते हैं, तो वो बाकायदा भौगोलिक दूरियां तय करते हैं और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके अपने ग्रंथों में लिखते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, तो एक ऑफिस में बैठे बैठे एक क्लिक की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लिक की सहायता से वो सारी जो लैंड सरफेस है उसका टोपोग्राफी ले लेते हैं। रिवर कहाँ से जा रही है, मैदान कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, जो डेंस फॉरेस्ट एरिया वो कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें आज बहुत आसान हो गई है। उसी प्रकार से मतलब जीआईएस की पॉइंट ऑफ जीएस की सहायता से कार्टोग्राफी जो मानचित्र कला है, ठीक है, मानचित्र निर्माण की कला है वो डेवलप हो गई है। पहले मानचित्र निर्माण के लिए बाकायदा हमें उस लैंड सरफेस पे जाना पड़ता था, आंखों से देखना पड़ता था। उसके बाद में जो जैसे फॉर एग्जांपल पर्वत कहाँ पे है और पठार कहाँ पे है, इनके दोनों के बीच की दूरी हम मेजरमेंट करते थे, फीते से करते थे, जो डिवाइस होते थे उनसे करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीज़ें जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी से आसानी से हो जाती हैं। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है, यानी भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, ये पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नताएं पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पथनों, बाजार एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। यानी अब भूगोल क्या है, ठीक है, तो इसका जो आंसर ये है कि एक तो ये हमारा आवास है, ठीक है, और यहाँ पे मानव भी रहते हैं, प्राणी भी रहते हैं, ह्यूमन भी, जो जो मानव है वो भी, जो पेड़ पौधे एक कैटेगरी हो गई और जीव जंतु हो गए, ठीक है, उसमें ह्यूमन आते हैं, ठीक है। तो हम भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी पनपते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। दूसरी तरफ जीव जंतु पेड़ पौधे कहाँ पे रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में, पर्वत पे, पठार में, ठीक है, तो ये इनका भौगोलिक रीजन है। फिर ह्यूमन द्वारा जो निर्माण किया गया है, जैसे गांव बने, नगर बने, सड़कें, रेल, पतन, ये सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है इन चीजों का, ठीक है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने के संकेत निहित होते हैं। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है, ठीक है। यानी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है उससे पहले ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया था अर्थ की सरफेस पे, वो बहुत कम मात्रा में था। लेकिन ग्रीन नहीं, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके बाद में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस आई, ठीक है। हमने मेडिकल के क्षेत्र में एडवांसनेस हासिल की, हमने जो रोबोटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके क्षेत्र में हमने एडवांसनेस हासिल की। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी का आउटकम है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यानी ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी ये कैसे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी लैंड सरफेस है, इस पे ह्यूमन है, चाहे पशु है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, ये इनका इवोल्यूशन कैसे होता है। जैसे पेड़ पौधे जो है उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से वो अपना जो क्या बोलते हैं भोजन है वो बनाते हैं। तो सोलर रेडिएशन चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो इन चीज़ों को कमांड में लेके फिर वो प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के माध्यम से भोजन बनाता है, ठीक है। फिर उसको दूसरे पेड़ पौधे को जीव जंतु खाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन भी खाता है और दूसरे पशु भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक पृथ्वी का वर्णन है कि पृथ्वी पर जो भी चीजें हो रही है उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, और ये चीजें विकसित कैसे होती है, चलती कैसे है, मेंटेन कैसे रहती है, ये सारी चीजों के जो क्वेश्चन है, जो बातों के वो इस वर्णन में आते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान था जिसकी लाइफ एज थी 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था, ठीक है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोज यानी वर्णन से प्राप्त किया है, यानी पृथ्वी का वर्णन।
दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है, यानी जो यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। ठीक है, यानी जो मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग आयाम है इसके। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि इसीलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विज्ञान है, जैसे अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है, नरविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब हमने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हमने भौमिक अवस्था के बारे में पढ़ा, मृदा के बारे में पढ़ा। ठीक है, समुद्र यानी जो कोस्टल टोपोग्राफी है उसके बारे में पढ़ा, वनस्पति फिर हमने जो भारत का वनस्पति जो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार से जो जीव जंतु है उनके बारे में पढ़ा, मौसम के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। तो ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस किया। और फिर हमने ट्वेल्थ की दो एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ी, उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। तो हमने सामाजिक जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा कि समाज क्या है, कितनी भाषाएं होती है, कितनी बोलियां होती है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसी प्रकार से जैसे अर्थशास्त्र, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा प्राइमरी से, यानी प्राथमिक से पंचम क्रियाकलाप तक। फिर हमने हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से प्राथमिक क्रियाओं की हिस्ट्री क्या है। समाजशास्त्र यानी धर्म, जाति, संस्कृति, ये सारी चीजें। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का मतलब है कि जो स्टेट की संकल्पना है उसके बारे में पढ़ा था हमने, और स्टेट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फिर नर विज्ञान यानी जो ह्यूमन रेसेज है उनके बारे में हमने डिटेल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे जो आर्य है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। उसी प्रकार से धरातल की वास्तविकता है। तो ये ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें मेरी जो कौन कौन से पोर्शन है उनको हम डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें। नेक्स्ट है भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों में सूचना आधार प्राप्त कर उनका संश्लेषण करता है। यानी हिस्ट्री से कुछ चीजें उठाई, सामाजिक जो पोर्शन था, इतिहास था, उसी प्रकार से राजनीति थी, तो यहाँ से कुछ चीजें उठा के इनका अंतर संबंध डिस्कस किया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इनकी खास बातें क्या है, इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है, यानी जो निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर, वो क्या है, ये सारी चीजें। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है, यानी जो इक्वलिटी है और अनइक्वलिटी है। उसी प्रकार से अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। यानी भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है, यानी जो रीजनल लेवल पर हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे खेत है, कहीं पर पठार है, पहाड़ी है, मैदान है, ठीक है, कहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ये तार्किक बात है कि हाँ अच्छी बात है, सही बात है, ज्योग्राफी में ये चीजें होनी चाहिए। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी जो क्षेत्रीय विविधता है, ठीक है, उसको स्टडी करना। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं का कारण है। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल जो दक्कन का पठार है वहाँ पे कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, वहीं पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर जो मोटे अनाज है, जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गई, इसकी खेती अच्छी होती है। तो ये प्रादेशिक भिन्नता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। अब चूंकि यहाँ पे काली मिट्टी है तो कपास ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी है तो यहाँ पे मोटा अनाज ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से जलवायु, यहाँ पे एक्सट्रीम जो हॉट एंड ड्राई वेदर पाया जाता है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। वहीं पर जो दक्कन का पठार है यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश होती है अच्छी। ठीक है, फिर बाजार की मांग, पास में कपास यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पास में बहुत सारी कपास की मिलें हैं। उसी प्रकार से किसानों की व्यय क्षमता, तो ये सारी चीजें डिसाइड करती है किसी भी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप पे एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है, इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या इसी
इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कारण संबंध को ज्ञात करते हैं। यानी एक तो उसका कार्य क्या है, वर्ग क्या है, और उस वर्ग का कारण क्या है, वो ज्ञात करते हैं। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्यकरण संबंध के ढांचों में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होती, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की क्षमता भी रखता है। यानी जो प्रेजेंट टाइम में चीजें क्या हो रही है, उसको छोड़ के जो आने वाले टाइम में क्या होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या घटनाएं घटित होगी, उन चीजों को भी वो समझने की प्रयास है। ठीक है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थैतिक नहीं, अपितु गत्यात्मक है। यानी भौतिक और मानवीय जो दोनों प्रकार है वो स्थिति का मतलब होता है एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है। वो गति करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय है। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला है। फॉर एग्जाम्पल अरावली का एग्जाम्पल लेते हैं। अरावली एक टाइम में हिमालय से भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे इसका इरोजन हो रहा है और ये आने वाले टाइम में जमीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, लाखों वर्षों बाद में। उसी प्रकार से ये गति कर रही है, मतलब पहले बहुत बड़ी थी, हिमालय से भी ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी लेवल आप देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में हजारों करोड़ों वर्षों बाद में ये शायद इस जगह से गायब हो जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जो अरावली का जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है वो आगे हिमालय तक जाता है, और इधर सुलेमान तक जाता है, जो पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब है उसके नीचे जमीन के अंदर धसी हुई है। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये गत्यात्मक है। उसी प्रकार से मानव है, ह्यूमन है, जो उछल कूद करता है, एक दूसरे स्थान पर जाता रहता है। ठीक है। खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डायनामिक है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है। वह सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच में आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कालांतर का मतलब है कि एक समय से दूसरे समय के आस जो बीच में जो टाइम है वहाँ पे चेंज हो जाते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार की प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर क्रिया के अध्याय से संबंधित है। यानी जो हम नियोलिथिक पीरियड के आसपास का टाइम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पर डिपेंड था। ठीक है। तो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके खाने के पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। ह्यूमन कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें नियोलिथिक पीरियड में चलती थी, उसमें क्या है कि इतने ऑप्शन नहीं थे ह्यूमन के पास में, चीज़ें क्रिएट नहीं करता था। प्रेजेंट टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो मन करता है वो चीज़ हम खा लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। मानव प्रकृति का एक अंगभूत अंग है। ठीक है। अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। यानी ह्यूमन कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे घर बनाता है, उसका व्यवसाय क्या है, इन सारी सारी चीजों पे। ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, यानी अडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से क्या है, जो मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया है, या तो उसको अनुकूल बना लिया है। कहने का मतलब जहाँ पे गर्मी हो रही है तो जिस टाइप के गर्मी हो रही है तो उस टाइप के घर बनाएगा, उस टाइप के कपड़े पहनेगा। उसी प्रकार से मॉडिफिकेशन का मतलब है कि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसी बना ली, उसको रूपांतरित कर लिया, यानी परिवर्तित कर लिया। उसी प्रकार से, सॉरी, रूपांतरित नहीं, परिवर्तित। ठीक है। रूपांतरित और परिवर्तित दोनों चीजें अलग अलग होती है, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा। ठीक है। आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, यानी जो आसपास वाला प्राकृतिक वातावरण है, उसको अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में क्षितिज में परिवर्तन कर लिया है। यानी जो डायमेंशन थी उसको बढ़ा ली है। तकनीकी के कर तकनीकी के क्रमश से विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया और अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव की उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। ठीक है। इससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। अब यहाँ पे पहली चीज ये बोली है कि जो तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला कर लिया। हम ज्योग्राफी में जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आगे हैं जब जो एम ए लेवल की ज्योग्राफी होती है, उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो पर्यावरणवाद होता है, यानी जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद। और दूसरा होता है
संभववाद, पॉसिबलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्यावरणवाद में क्या होता है कि ह्यूमन इज ए पैसिव एजेंट, यानी ह्यूमन निष्क्रिय है और जैसा पर्यावरण चाहता है वैसा ह्यूमन को फेरबदल कर सकता है। यानी ह्यूमन के जो सिंपल बात है कि ह्यूमन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, जीरो है। जैसे पर्यावरण ऑप्शन देता है ह्यूमन को, वैसे ह्यूमन अपना काम करता जाता है। यानी मानव में पर्यावरण को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी तरफ जो पॉसिबलिज्म है, ठीक है, जो संभववाद है, उसमें ये बात है कि ह्यूमन एक्टिव एजेंट है और ह्यूमन अपने अनुसार पर्यावरण को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये दो विचारधाराएं हैं, तो उसी के अनुसार है ये चीजें, ठीक है। तो इसी प्रकार से पहले अब प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्री है उसमें जो कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित रिफॉर्म्स है, और जो ह्यूमन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बीच में एक दिन का गैप होता है संडे का, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, एक मतलब संडे होता है तो ह्यूमन अपना जो भी कोई ट्रेड से संबंधित या अपना पर्सनल कोई भी काम है, ठीक है, वो निपटा सके। तो इसलिए ये एक कहने को मतलब स्कोप दिया है ह्यूमन को। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्य अन्य क्रियाओं का एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच में निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। अब आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूमि, भूभाग और मरुस्थल का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था में आवश्यक सॉरी मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। आवश्यकता की अवस्था का मतलब है कि जितना जरूरी होता है उतना ही प्रोडक्शन करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्वतंत्र है, जो चाहे बना लिया, ठीक है। अपना कंज्यूम अपने अपने उपभोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बाद में उसको एक्सपोर्ट करता है और वो आमदनी कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी दी है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के पास में बहुत सारे ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार ह्यूमन काम करता जाता है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावना का सर्जन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति और प्राकृतिक प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर क्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधन के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समांकलित और संगठित हो गए हैं, ठीक है। यानी एक तो उनका क्रमिक विकास हुआ है और परिवहन एवं संचार के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समांकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। जैसे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनमें क्या इंटर रिलेशन है उसके बारे में। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण के संबंध में है, तो वह कहाँ के संबंध में, यानी जो फॉर एग्जाम्पल ईसाई धर्म है तो इसका उद्भव क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एटलस पर्वतमाला है तो वो कहाँ पे है। तो ये सांस्कृतिक और भौतिक दोनों हो गई। यानी एक तो जो मक्का मदीना की लोकेशन है उसके बारे में पूछा है कि कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं पूछेंगे ना कि क्या है। अब सभी को पता है कि जो मक्का मदीना है वो ईसाई धर्म की पवित्र भूमि है, ठीक है। उसी प्रकार से कहाँ है, ठीक है, तो ये उनकी लोकेशन पूछ रहे हैं कि कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी चीज ले लें, ठीक है, तो उसका भी सेम पैटर्न यही रहेगा। सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक सॉरी मैंने ईसाई बोल दिया, इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। मैंने इसमें जो क्रिश्चियनिटी है उसके बारे में बात कर दी थी, ठीक है। तो जो मक्का मदीना जो पवित्र लैंडस्केप है वो अ, इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही ये उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दोनों प्रश्नों से तीसरे प्रश्न से जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय रूप में नहीं बन सका, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि तत्वों एवं तथ्यों के माध्यम से कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का ये पक्ष क्यों प्रश्न के से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति तथा केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है।
यह मानव एवं भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथा तथ्यों के बीच में साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। यानी ये कहीं ना कहीं जो इंटर रिलेशनशिप है ह्यूमन और फिजिकल जियोग्राफी का, उसके आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये था मतलब बेसिक चीजें। और आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर से संबंधित उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है। ठीक है, इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान है। यहाँ पे एक तो इरेटोस्थनीज के बारे में पढ़ना है, दूसरा ये ग्रीक, अरब, रोमन या इस टाइप का था, कौन सा था, तो ये ग्रीक था। इसकी एज याद रखनी है। और इसने शब्द दिया था, जियोग्राफी शब्द दिया था, उसके बारे में याद रखनी है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जियोग्राफी शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज का जो ओरिजिन कहाँ से है, तो ग्रीक है। ठीक है, उसी प्रकार से इरेटोस्थनीज का जन्म टाइम क्या है, या तो बर्थ डेट पूछ लेंगे, या जो डेट है वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।